चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज हम करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। ईरान और इजराइल के बीच जारी टेंशन से बाजार में भारी गिरावट रही है। सेंसेक्स 845 अंक, निफ्टी 247 अंक और बैंक निफ्टी 791 अंक गिरकर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी एफएमसीजी इंडेक्स में रही, वहीं तेल गैस सीपीएसई इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, ये बताएं आज इस गिरावट के बीच बाजार की हाइलाइट्स क्या रही? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत ही कमजोर थे। पहले तो डाउ जोन्स से इस तरह के प्रेशर आए थे वो, प्लस ओवरनाइट जो इजराइल और ईरान के बीच में एक सिचुएशंस बनी थी उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो उसका एक इम्पैक्ट का शुरुआती दौर पे करीब एक गैप डाउन शुरुआत थी मार्केट्स की। थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन उस रिकवरी के बाद वापस से बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी इंडेक्स के अंदर। और बिकवाली में निफ्टी बैंक मेजरली प्रेशर में था, मिड कैप में प्रेशर था, स्मॉल कैप में प्रेशर था। 1-1.5% के आसपास की बिकवाली थी। ऑयल एंड गैस को छोड़ दीजिए अगर, तो आज पूरे स्पेस में बिकवाली थी। तो बैंकिंग और आईटी जो दोनों सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, वहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। रियल्टी एफएमसीजी इंडेक्स के अंदर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑयल एंड गैस से ओएनजीसी ऐसे शेयर कुछ सपोर्ट कर रहे थे, एक समय पर रिलायंस का भी सपोर्ट था, लेकिन बाद में वहाँ से भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मा, ऑटो, यहाँ पर भी दबाव था। तो एक रिकवरी ज़रूर बनी थी 12 बजे के अराउंड, लेकिन दोबारा मार्केट्स में प्रेशर बना और डे लो के आसपास मार्केट जाके कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी आज बिकवाली देखने को मिली। ओके सुमित, ये भी जानना चाहेंगे कौन से सेक्टर्स और शेयर्स ऐसे रहे जिसमें एक कमजोरी देखने को मिली है? देखिए, पहले निफ्टी के कुछ गेनर्स की अगर बात करें तो आज ऑयल एंड गैस से ओएनजीसी कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहा था। मेटल से हिंडाल्को, मारुति और नेस्ले, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी थी। बिकवाली थी श्रीराम फाइनेंस में 3% नीचे, विप्रो 3% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% नीचे, बजाज फिनसर्व करीब 2.5% बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में कैप्री ग्लोबल 12% ऊपर, एस्टर डीएम स्पेशल डिविडेंड की खबर के बीच में 7% ऊपर, सीएसबी बैंक 6.5% ऊपर, आनंद राठी नंबर्स का इम्पैक्ट 4.5% ऊपर। इसके अलावा बिकवाली थी एनबीसीसी में 6% की, केईसी इंटरनेशनल 6%, पिपावाव करीब 5.5% और कैस्ट्रॉल भी करीब 5.5% बिकवाली यहाँ देखने को मिली। आज बैंकिंग में प्रेशर था तो बंधन बैंक 4% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% नीचे और आईडीएफसी फर्स्ट करीब 2% बिकवाली यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल का कहना है कि ईरान इजराइल के तनाव से बाजार में दबाव है, मगर घरेलू इकोनॉमी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। उनके मुताबिक ग्लोबल संकट से भविष्य में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे बाजार पर असर देखने को मिल सकता है। टोन तो बुलिश ही है और इसके कारण कभी भी मार्केट में कुछ यानी नेगेटिव सेंटीमेंट आती है, नेगेटिव तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्ट करते हैं और फिर वापस बाउंस। और ऐसे हमने ट्रेंड देखी है अभी लास्ट कुछ सालों में। हालांकि यहाँ से अभी नतीजे आएंगे, कंपनीज के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आने चालू हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि अभी लास्ट 2-3 साल में जो ग्रोथ देखी थी हमने, कंपनीज की अर्निंग्स में जो ग्रोथ देखी थी, वो अभी थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी FY 25 और 26 में। रिसेंटली जो तनाव हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में, वो एक कारण बना है ग्लोबल मार्केट्स को करेक्ट करने के लिए। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एडिबल ऑयल की कीमतों में और तेजी आ सकती है। एडिबल ऑयल एक्सपर्ट का कहना है कि पाम तेल के दाम 5 से 10% तक बढ़ सकते हैं। जुलाई और अगस्त में कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। India ने basically they switched over from the excess discounted sunflower oil and soybean oil, उसमें डिमांड शिफ्ट हो गई at the cost of palm. But palm की जो कोर डिमांड है इंडिया की 500 to 600,000 टन, that is intact, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। 500 to 600,000 टन एवरी मंथ इंडिया जाएगा। इंडिया से पाम की डिमांड कम होगी, अदरवाइज वी रियली डिडंट हैव स्टॉक्स। अगले 3-4 महीने के लिए तो ये अच्छा है कि इंडिया कम कर रहा है पाम में, अदरवाइज पाम के यहाँ पे सीपीओ है नहीं। 2 महीने पहले से ये बताया था कि बाजार में तेजी आने वाली है। जब हमने बताया तो लोग को लगा कि डाउटफुल है, अब माल बहुत है, दुनिया में इतनी इजीली तेजी आ नहीं सकती है, लेकिन हम भरपूर तेजी में बैठे हैं आज। थोड़ा बहुत हर बुल मार्केट में हमेशा पहले बाउट में एक तेजी आती है, उसके बाद मार्केट साइडवेज जाती है और फिर उसके बाद नए फैक्टर उभरते हैं और नए फैक्टरों पे निर्भर होता है कि ये तेजी आगे चलेगी कि नहीं।
वहीं महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को झटका लगा है। मार्च में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.53% हो गई है, जबकि पिछले महीने फरवरी में WPI 0.2% थी। WPI के आंकड़े 3 महीने के उच्चतम स्तर पर हैं। आलू, प्याज और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से थोक महंगाई दरों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आलू की महंगाई मार्च में 53% के करीब रही। तो वहीं प्याज की बात करें तो प्याज की महंगाई 29.22% से बढ़कर करीब 57% हो गई है। फ्यूल और पावर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से लेकर प्राइमरी आर्टिकल के आंकड़ों की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आईटी कंपनी TCS के Q4 के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी के मार्जिन अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी के CFO समीर सेखसरिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि चुनौतियों के बावजूद मार्जिन में 1% का सुधार आया है। FY24 एग्जिट कर रहे हैं Q4 at 26% और वो जैसे आपने कहा 100 बेसिस पॉइंट्स का जो इम्प्रूवमेंट रहा है वो हेडविंड्स के बावजूद रहा है। हमें 90 बेसिस पॉइंट्स के हेडविंड्स रहे ऑन हायर थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस और ट्रैवल कॉस्ट बढ़ के आया था। ये दोनों का नेट इम्पैक्ट 90 बेसिस पॉइंट्स था एंड वो ऑफसेट हुआ 190 बेसिस पॉइंट्स बेनिफिट्स प्राइमरली बॉटमिंग आउट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट जो हम थर्ड पार्टी वेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, वो काफ़ी नीचे आए हुए हैं। ओवरऑल वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है एंड हमारा फोकस डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पे रहेगा। एशिया के बाजारों में बेस मेटल्स की कीमतों में जोरदार उछाल है। सिर्फ एल्यूमिनियम में 5% की तेजी देखी जा रही है। वहीं कॉपर, जिंक, निकेल समेत दूसरे मेटल्स भी चमक रहे हैं। तो इस खबर पर अब डिटेल्स लेते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी बताएं, मेटल्स की जो ये चमक है इसका राज क्या है? जोरदार तेज़ी मेटल्स में अब भी जारी है। अगर आप पिछले 4 हफ्ते उठाकर देख लें तो मेटल्स ने आपको हर हफ्ते यहाँ पर एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इस हफ्ते की शुरुआत तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुई है। करीबन 1 से 2% की बढ़त यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड मेटल्स में है और जहाँ तक एल्यूमिनियम की बात है 5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर बाजार ने शुरुआत की। वीकेंड पे जो US और UK की तरफ से स्टेटमेंट्स आई कि अब वो रशियन मेटल्स की डिलीवरी अपने एक्सचेंजेस पर नहीं होने देंगे और रशियन मेटल्स का इंपोर्ट भी बैन कर दिया गया है, उसका सीधा असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। तो कॉपर और निकल में तो करीबन 1 से 1.5% की तेज़ी है, जिंक में करीबन 2.25% की बढ़त है, लेकिन एल्यूमिनियम में 5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार शुरू हुआ। अगर आप LME वेयर हाउसेस को देखें तो एल्यूमिनियम 91% जो एल्यूमिनियम वेयर हाउसेस में है वो रशिया की तरफ से आया है। 60% जो कॉपर है वो भी रशियन ओरिजिन का है और करीबन 35-36% जो निकल पड़ा है LME वेयर हाउसेस पे उसका ओरिजिन भी यहाँ पर रशिया है। तो क्लियरली अगर रशिया यहाँ पर बाजार से हट जाता है तो आप शायद यहाँ पर इन्वेंट्रीज में गिरावट आता हुआ देख सकते हैं, जो बाजार ने एज अ सेंटिमेंट यहाँ पर प्राइस इन भी कर लिया है। एल्यूमिनियम को लेकर आउट परफॉर्मेंस की वजह ये भी है क्योंकि जापान जो पिछले क्वार्टर करीबन $90 का प्रीमियम दे रहा था एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने के लिए, इस क्वार्टर के लिए उन्होंने वो प्रीमियम 60% से बढ़ा दिया है, यानी कि $145 से $150 पर टन का प्रीमियम वो एल्यूमिनियम खरीदने के लिए देंगे क्योंकि एशिया में टाइटनेस है सप्लाईज को लेकर और मांग यहाँ पर बेहतरीन हुई है। इकोनॉमिक डेटा अच्छा आया है, चाइना की डिमांड बढ़ी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिनका सीधा फ़ायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा। अब आज का दिन तो तेज़ी का है ही, लेकिन बाजार को लगता है कि यहाँ से भी एल्यूमिनियम के प्राइसेस आउट परफॉर्मेंस और भी दिखा सकते हैं और ख़रीदारी की राय इन स्तरों से भी मेटल्स में बाकी है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर है। IMD ने कहा है कि इस साल सामान्य से बेहतर मॉनसून रहेगा। साथ ही IMD ने बताया कि उत्तर पूर्व राज्यों में इस बार बारिश कम हो सकती है। इनमें उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। 2020-24 southwest monsoon seasonal, that means June to September, rainfall over the country as a whole is most likely to be above normal and higher. Above normal and higher. And quantitatively, it is around likely to be about 106% of long period average. The long period average is more than 104 to 110%.
And this, as you all know, that the long period average total annual rainfall is average about 87 centimeter. अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। हालांकि केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है। ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब देना है। इसके बाद इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित करने की याचिका दायर की है। सिंघवी ने अदालत से इस पर तुरंत सुनवाई की मांग भी की है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ईडी का जवाब आने तक इंतजार करे। इधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी। चलिए अब बात करते हैं चुनावी महासंग्राम की खबरों की। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने केरल से कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वाले लेफ्ट वालों को केरल में आतंकवादी कहते हैं, लेकिन ये लोग दिल्ली में एक ही थाली में खाते हैं। लेफ्ट वालों का एक ही कैरेक्टर है, चाहे वो त्रिपुरा में हो तो भी ऐसा ही करते थे, बंगाल में थे तब भी ऐसा ही करते थे, और केरल में भी जब मौका मिलता है ऐसा ही करते हैं। लेफ्ट वालों का कैरेक्टर क्या है? नथिंग लेफ्ट एंड नथिंग राइट, यानी जहां लेफ्ट का शासन होता है वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता और कुछ भी सही नहीं होता। इन्होंने बंगाल को बदहाल बनाया। ये लोग त्रिपुरा में भी ताश दिलाए थे, वही काम ये केरला में भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को अहम इंटरव्यू दिया है। इसमें पीएम मोदी ने चुनाव और राजनीति से जुड़े हर मुद्दे का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एलन मस्क मोदी के सपोर्टर हैं और भारत के भी सपोर्टर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया। कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे, जब बात बस ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं, उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, ही इज अ फैन ऑफ योर्स। क्या हम भारत में टेस्ला कार, स्टारलिंक ये सब देखेंगे? एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए हैं? ऐसा है कि देश ये कहता है, और जो मैं खुद भी फील करता हूं, कि ये मां भारती का बेटा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:30 पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुल्तान बटेरी में रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज मुख्य लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री कहते हैं एक राष्ट्र, एक लोग, एक भाषा, एक नेता। राहुल ने कहा कि केरल के किसी व्यक्ति को यह कहना कि आपकी भाषा हिंदी से कमतर है, केरल के लोगों के लिए यह अपमान है। So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country. Because language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. A person from Kerala, that your language is inferior to Hindi, for example,
is a insult to the people of Kerala. कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया है, लेकिन इन वादों का बाजार से क्या कनेक्शन है और नई सरकार बीजेपी यानी मोदी की ही बनती है तो मोदी गारंटी बाजार पर क्या असर करेगी, कौन से शेयर और सेक्टर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, समझा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी। बिल्कुल, भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र शामिल किया है उस पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स की बात की गई है जो हब बनाने में मदद करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो हमने कुछ सेक्टर्स ढूंढे हैं जहां पे इस घोषणा पत्र को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनका ऐलान है कि 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना के तहत घर बनेंगे। इससे जो फाइनेंस कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं, इसके साथ ही सीमेंट कंपनीज हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब सरकार फाइनेंसिंग करती है तो उसमें हटको जैसी कंपनीज को बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर उसकी सेकंड लेयर लिवरेज होता है और उसका फ़ायदा होता है। तो उसमें स्टील, सीमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त यूज़ होती हैं। तो इस पूरे सेक्टर के लिए ये एक बड़ा है। दूसरा है टूरिज़्म सेक्टर में सरकार को लगता है कि यहाँ रोज़गार भी हो सकता है, इसलिए निवेश ज़्यादा बढ़ाना चाहिए इसमें। तो इंडियन होटल, लेमन ट्री, सामैया, इस तरीके की तमाम होटल कंपनी में फ़ायदा। लेकिन अब जाएंगे होटल कैसे आप? तो ट्रेवल के लिए इंडिगो और स्पाइस जेट, चूंकि 2 ही लिस्टेड कंपनीज हैं यहाँ पे बड़ी, तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो बड़ा कोर फैक्टर सरकार का, तो रेलवेज का। रेलवे में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन को बहुत तेज़ रफ्तार से और संख्या बढ़ानी है यहाँ पे। तो आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, इरकॉन, टीटागढ़ रेल जैसे स्टॉक्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि कोचेस जो वैगन के हैं या पैसेंजर कोचेस हैं वो ये कंपनीज बनाती हैं। इलेक्ट्रिक वाहन का विस्तार यानी फेम के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उस योजना को आगे बढ़ाने का इरादा है। तो जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें टाटा मोटर्स, टीवीएस, ओलेक्ट्रा, बजाज और हीरो जैसी कंपनीज के नाम आते हैं। लेकिन इनकी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो श्रीराम फाइनेंस और चोला काफ़ी बड़ा 2 व्हीलर का जो फाइनेंसिंग कंपनीज है तो उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। एक सरकार ने कहा है कि ई बस यानी जो सिटी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ई बसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये जो 4 कंपनी है, अशोक लीलैंड, ओलेक्ट्रा, जेबीएम और टाटा मोटर्स, इनकी सबसे ज़्यादा बसें सड़क पे आप दौड़ते हुए देखेंगे तो इनको फ़ायदा हो सकता है। एक योजना सरकार ने कहा है कि जो सिलेंडर है उसकी जगह पाइप्ड गैस घर घरों में पहुंचाई जाएगी। पूरे देश में सबसे ज़्यादा नेटवर्क बनेगा ये। तो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जो बड़ी कंपनीज हैं और जो गैस ट्रेडिंग कंपनी है गेल, उसको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है इनको आपको रडार पे रखना चाहिए। अब एक बड़ा फोकस है किसानों का। अगर किसान की सेहत नहीं अच्छी होगी तो काम नहीं चलेगा। तो एमएसपी बढ़ाने पे सरकार का फोकस है, क्योंकि वो आमदनी डबल करना चाहते हैं। तो जब आमदनी बढ़ती है एमएसपी की वजह से तो कंजम्पशन ड्राइव होता है। तो रूरल कंजम्पशन वाली फोकस कंपनीज एचयूएल, डाबर, इमामी, बजाज कंज्यूमर, कोलगेट, इन जैसी कंपनीज को काफ़ी लाभ होगा। लेकिन केवल एमएसपी बढ़ने से बात नहीं बनेगी, आप कृषि की उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। तो उसमें जो ट्रैक्टर्स हैं या एग्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें वीएसटी, एस्कॉर्ट्स और एमएनएम को काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही प्रोडक्टिविटी, यील्ड बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स या एग्री केमिकल्स बनाती है उसमें यूपीएल और धानुका जैसी कंपनीज या और दूसरी कंपनीज को भी काफ़ी फ़ायदा इसमें हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी थीम सरकार ने रखी है और उसके तहत बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स को फ़ायदा होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। किसके वादों में है दम और जनता किस पर जताएगी भरोसा? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।